तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आमिर खान की इस साल की लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है सितारे ज़मीं पर। और इस मूवी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी है और इस तरह से आमिर खान की इस मूवी का पुरानी मूवी तारे ज़मीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि सितारे ज़मीं पर एक स्पेनिश मूवी चैंपियंस का रीमेक है, लेकिन इस मूवी की ख़ासियत है कि आपको कहीं भी पता नहीं लगने देगी कि ये उस मूवी की रीमेक है। और ऐसा इसीलिए कि इस मूवी को बिल्कुल ही इंडियन तरीके से बनाया गया है। बाकी इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो हमें इस मूवी के अंदर 10 स्पेशल बच्चे दिखाए गए हैं। वो बच्चे जो बाकी सबसे बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन इन्हीं 10 स्पेशल बच्चों को आमिर खान ट्रेनिंग देता है और इन सारे बच्चों का कोच भी होता है। वो इन 10 स्पेशल बच्चों को बास्केटबॉल में बहुत ही आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, चाहे हम बात करें इस मूवी की या बात करें हम इस मूवी के सब कैरेक्टर्स की, और अगर बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की या इसकी स्टोरी की, तो इसकी सारी चीज़ें ही बहुत बढ़िया हैं। तो इसीलिए आज मैं इस सितारे ज़मीं मूवी को आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने लगा हूँ और इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी आप सबको बताने वाला हूँ। और ये मूवी बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसलिए इस मूवी को आप लोग एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही सब्सक्राइब के बटन के बराबर वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप हमारे चैनल की तमाम लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए आज हम सबसे पहले बगैर किसी देर के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है आमिर खान से। स्टार्ट होते ही हम लोग ये देखते हैं कि इस मूवी में आमिर खान का नाम गुलशन होता है और ये नेशनल बास्केटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच होता है और साथ ही वो रहने वाला भी दिल्ली का ही होता है। अब मूवी के पहले सीन में हम ये देखते हैं गुलशन की टीम आज के बास्केटबॉल के फाइनल में जा चुकी है और अभी कुछ ही देर में दिल्ली के एक स्टेडियम में उनका बास्केटबॉल का मैच होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि बास्केटबॉल की पूरी टीम और कोच और तमाम मेंबर्स जो हैं वो स्टेडियम में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगले ही पल उनका मैच स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी बास्केटबॉल का मैच शुरू होते हैं तो उसमें उनके कोचेस आकर उनसे मीटिंग करते हैं अपनी टीम से। कुछ सेम चीज़ हम दिल्ली के बास्केटबॉल के कोच को भी करते हुए देखते हैं, जो कि गुलशन का सीनियर होता है। पर यहाँ हम ये चीज़ नोट करते हैं कि वो जो भी चीज़ अपनी टीम को बता रहा होता है तो गुलशन ये नोट कर रहा होता है कि उससे उनकी टीम हार रही होती है। उस कोच की तमाम स्ट्रेटजीज़ जो है वो सब फेल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से टीम हार रही होती है। ये सब देखकर गुलशन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वो अपने हेड कोच को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए कहता है। लेकिन गुलशन का सीनियर उसकी बात नहीं मानता है और वो गुलशन को चुप बैठा देता है। लेकिन गुलशन अपनी टीम को हारते हुए देखकर अपने सीनियर को बोलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर कोच को बहुत गुस्सा आता है और वो गुलशन को बहुत बुरा भला कहता है और उसके साथ ही वो गुलशन की हाइट का भी मजाक बनाता है और वो गुलशन को टिंगू कहता है। ये बात सुनकर गुलशन को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना सोचे समझे अपने सीनियर को यानी कि अपने कोच को घूंसा मार देता है। लेकिन ये सब देखकर जो फेडरेशन के दूसरे लोग होते हैं वो गुलशन को सस्पेंड कर देते हैं। इसी के साथ ही जब गुलशन अपने सीनियर को घूंसा मार रहा होता है तो स्टेडियम में बैठे तमाम लोग ये चीज़ अपने मोबाइल की वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे करके वो वीडियो वायरल हो जाती है और सारे लोग उस वीडियो को देखने लगते हैं। अब इसके बाद हम गुलशन को देखते हैं, जो कि अपनी नौकरी से सस्पेंड हो चुका था। नौकरी जाने के गम में वो सीधा क्लब जाता है और देर रात तक वहाँ पे बहुत ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक पीने के बाद वो अपनी गाड़ी में जाके बैठता है और गाड़ी घर के लिए निकालता है तो रास्ते में वो शराब के नशे में रॉन्ग एंट्री में घुस जाता है और रॉन्ग एंट्री में घुसकर वो पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देता है। पुलिस वाले गाड़ी से निकलकर
गुलशन को उसकी गाड़ी से निकालते हैं और पूछते हैं ये सब तूने क्यों किया था। तब वहाँ भी गुलशन अपनी गलती नहीं मानता और वो इतना नशे में होता है कि पुलिस वालों से ही लाइसेंस मांगने लग जाता है। उल्टा वो पुलिस वालों से कहता है कि जब तुम लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पे निकलते क्यों हो। इसे देखकर पुलिस वाले गुलशन पर चार्जशीट चार्ज कर देते हैं और उसे सीधा ले जाकर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद कर देते हैं। अगली सुबह गुलशन को छुड़ाने के लिए उसका वकील आता है, जो वकील होने के साथ साथ गुलशन का दोस्त भी होता है। क्योंकि गुलशन पर FIR कट चुकी होती है तो इसलिए उसको अपने केस के सिलसिले में कोर्ट जाना पड़ता है। और फिर अगले दिन जब गुलशन अपने वकील के साथ कोर्ट जाता है तो जज उसका सारा स्टेटमेंट लेती है। फिर जज उससे कहती है कि पहले तो तुमने अपने सीनियर पे हाथ उठाया, उसके बाद तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव की और उसके बाद पुलिस की गाड़ी भी ठोक दी और उसके बाद तुमने पुलिस से बदतमीज़ी भी की और इसकी वजह से तुम्हें 2 साल की कैद भी हो जाएगी। लेकिन असल में तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है और आज से पहले तुम पे कोई भी पुलिस केस नहीं हुआ है और इसके साथ ही तुम बास्केटबॉल के बहुत अच्छे कोच भी हो और यही सब चीज़ों की वजह से मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहती। लेकिन मैं तुम्हें एक सज़ा देना चाहती हूँ और तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें 3 महीने तक इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना होगा। ये बात सुनकर गुलशन को काफ़ी अजीब लगता है और वो चिल्ला कर जज को कहने लगता है कि ये डिसेबल बच्चे तो एक्चुअल में पागल होते हैं और मैं ऐसे पागल बच्चों को कुछ भी नहीं सिखा सकता। ये बात सुनकर जज को गुलशन पे बहुत गुस्सा आता है और उस पर वो 5,000 का जुर्माना लगा देती है, जिसकी वजह से गुलशन को जुर्माना बचाने के लिए ये सज़ा माननी पड़ती है। उसके बाद गुलशन अपने घर जाता है और ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ उसको कहती है कि ये सब इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे स्पेशल होते हैं तो इनको पागल नहीं कहना चाहिए, इसलिए तुझे भी इन ऐसे बच्चों के लिए अपना नज़रिया बदलना चाहिए। वैसे भी बेटा कोई ना कोई कमी सबके अंदर होती है, जैसे कि तेरे अंदर कमी है छोटी हाइट की। तू जब छोटा था तो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था, लेकिन जब तू बड़ा हो गया तो तेरी हाइट नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से तुझे कोच ने कभी टीम का हिस्सा नहीं बनाया। यहाँ तक कि मैं तेरे कोच के आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई और उसको चाटा तक मार दिया, तब जाकर उसने तुझे टीम में ट्रायल के लिए तुझे दाखिल किया और तेरे ट्रायल के बाद उनको काफ़ी खुशी हुई, जिसके बाद उन्होंने तुझे टीम में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से तू आज नेशनल बास्केटबॉल का असिस्टेंट कोच है। तो इसीलिए बेटा तुझे भी दूसरों की कमी को देखकर उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि तुझे भी उनकी कमी के साथ उन्हें अपनाना चाहिए। तो सज़ा के मुताबिक अगले दिन गुलशन उन्हीं डिसेबल बच्चों की एकेडमी में जाता है, जहाँ पर जाकर उसे स्पेशल बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना है। यहाँ पर उसकी मुलाकात करतार सिंह से होती है, जिन्हें सिंपली करतार पाजी कहा जाता है और बेसिकली ये करतार पाजी इस एकेडमी के केयरटेकर होते हैं। वो यहाँ के सभी बच्चों की देखभाल करते हैं। यहाँ पर करतार पाजी गुलशन से पूछता है आखिरकार हफ्ते में वो बच्चों को कितने दिन ट्रेनिंग देगा। ये बात सुनकर गुलशन कहता है कि वो बच्चों को 1 दिन ट्रेनिंग देगा और बाकी दिन बच्चों के लिए फुल आराम। ये बात सुन के करतार सिंह जज को फ़ोन लगा देता है और गुलशन की जज से बात करा देता है। उसके बाद गुलशन जज से कहता है कि मैं 1 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते बच्चों की क्लास लूँगा। अच्छा, यहाँ दोस्तों हमें एक बात पता चलती है कि आखिरकार ये लेडी जज गुलशन को ये सज़ा देने पे क्यों तुली हुई है, आखिर ऐसी क्या बात है। तो पता चलता है कि इन सभी स्पेशल बच्चों में से एक बच्चा जो है वो जज का भतीजा होता है। क्योंकि गुलशन एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल कोच होता है, तो वो ये चाहती है कि वो उसके भतीजे को भी बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलना सिखा दे। तो यही हम देखते हैं कि गुलशन उन तमाम स्पेशल बच्चों से मिलने जाता है और उनको कहता है कि वो उनका नया कोच है, जो कि अब से उनको रोज़ यहाँ पर बास्केटबॉल सिखाएगा। और असल में गुलशन को इन सब बच्चों से बातचीत करने में बहुत ही दिक्कत होती है, और वो इसलिए कि इन सारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चों की बात गुलशन को समझ नहीं आ रही होती। कुछ बच्चे गुलशन की बात का अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहे होते और कुछ तो गुलशन से ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन ये सारे बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुलशन को इस तरह के बच्चे पसंद नहीं है, इसलिए वो इन सब बच्चों से परेशान होने लगता है। यहाँ पर गुलशन को ये बात भी पता चलती है कि वैसे तो यहाँ बच्चों की एज 18, 20 और 22 होती है, लेकिन इन सब का दिमाग जो है वो 7,
8 साल तक के बच्चों का होता है, और इसी वजह से इन सब की हरकतें भी बिल्कुल वैसे ही होती हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है और गुलशन अपने घर जाता है, उसे अपनी वालदा के साथ किसी की शादी में जाना होता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि गुलशन शादीशुदा है और उसकी एक बीवी है जिसका नाम सुनीता है। गुलशन और सुनीता दोनों ही अलग घर में रहा करते हैं, और कुछ ही दिन पहले गुलशन ने अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया और अब वो अपनी मदर के साथ रहता है, और पिछले 1 हफ्ते से उसने वाइफ से बात भी नहीं की होती। दोस्तों, हम फिर ये देखते हैं कि जब अपनी वाइफ के साथ शादी में जाता है, वहीं पे उसको अपनी बीवी सुनीता भी नज़र आती है। अब क्योंकि वो अपनी बीवी के सामने आ चुका होता है, इसलिए वो अपनी बीवी से बातचीत करना शुरू कर देता है। उन दोनों की इस कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि इनकी लव मैरिज हुई थी, और सुनीता जो है वो गुलशन की माँ की साड़ी की दुकान चलाती है। और साथ ही साथ हम वहाँ ये भी जानते हैं कि सुनीता को गुलशन से बच्चा चाहिए, लेकिन गुलशन को बच्चे पसंद नहीं है, या यूँ कहें कि गुलशन को फ़ादर बनना पसंद नहीं है। और वो इसलिए कि गुलशन के फ़ादर ने गुलशन की मदर और गुलशन को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, और जब गुलशन 9-10 साल का था तब से ही वो अपने फ़ादर के बिना ही जिया। और उसने ये भी देखा है कि बिना फ़ादर के उसकी मदर ने उसको पालने के लिए कितनी मुसीबतें झेली हैं। इसी वजह से उसको फ़ादर नाम के वर्ड से चिढ़ हो गई है, और इसीलिए वो किसी बच्चे का फ़ादर बनना नहीं चाहता। तो उसकी बीवी सुनीता उससे कहती है कि तुम बिल्कुल अपने फ़ादर की तरह नहीं हो, तुम बिल्कुल अलग इंसान हो, और तुमको अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। और दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि गुलशन उसकी इस बात से चिढ़ जाता है और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और वो अगले सुबह ट्रेनिंग के लिए बच्चों के पास चला जाता है। अब यहाँ धीरे धीरे करके गुलशन बच्चों के बारे में समझने लगता है, और वो यहाँ ये देखता है कि यहाँ सब स्पेशल बच्चों में से एक बच्चा हरगोविंद भी होता है, और वो ये देखता है हरगोविंद बाकी सारे बच्चों में बास्केटबॉल खेलने में सबसे अच्छा है, और साथ ही साथ उसे गुलशन की सारी बातें समझ भी आती हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि गोविंद बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता, और तो और वो गुलशन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को भी नहीं सुनता, और जब भी उसका मन करता है वो अकेला बॉल उठाता है और अकेले ही खेलने लगता है। लेकिन हर गोविंद को छोड़कर गुलशन ये देखता है कि बाकी तमाम बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल खेलने में अच्छे नहीं हैं, यहाँ तक कि उन्हें बास्केटबॉल के बेसिक्स तक नहीं पता, और अगर गुलशन बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो उनको वो भी समझ नहीं आता। गुलशन इन सारी चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और एक रात जब अपने घर आता है, वो अपनी मदर से कहता है कि वो इन सब बच्चों को नहीं सिखा सकता। तब उसकी मदर उसको समझाती है कि देखो, वो सब बच्चे पागल नहीं हैं, वो सब बच्चे स्पेशल हैं, और हाँ, उनकी तरह तू भी है क्योंकि तुम बाकी लोगों से अलग हो, और वो इसलिए कि बास्केटबॉल खेलने के लिहाज से तेरी हाइट बहुत छोटी है। तेरी हाइट कम होने की वजह से तुझे बास्केटबॉल में टीम में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन मैंने तेरा बहुत साथ दिया, और मेरे साथ देने की वजह से तू बास्केटबॉल में आगे बढ़ा। इसी वजह से अब ये स्पेशल बच्चे भी तेरा साथ मांगते हैं। अगर तू इनका साथ देगा तो ये भी तेरी तरह अच्छे बास्केटबॉल के खिलाड़ी बन जाएंगे। उसकी मदर का इस तरह से समझाना उसको बहुत पसंद आता है, और वो अब इन बच्चों का साथ देना शुरू कर देता है, और फ्रस्ट्रेशन भी कम होने लगती है, और साथ ही साथ वो इन स्पेशल बच्चों को समझ में भी लगता है, और धीरे धीरे उनकी बातें और उनकी हरकतें उसे अच्छी भी लगने लगती हैं। फिर इसके बाद वो करतार सिंह के पास जाता है और तमाम बच्चों के बारे में वो डिटेल में पूछता है, ताकि वो उन सबको उसी तरीके से हैंडल कर सके। तब करतार सिंह गुलशन को बताते हैं कि सारे बच्चे आम नहीं, ये बहुत स्पेशल हैं, ये बच्चे पागल नहीं हैं, ये बच्चे बहुत समझदार हैं, और ये जिस फैमिली से आए हैं ये अपनी फैमिलीज़ पे बोझ नहीं है, बल्कि ये बच्चे बहुत समझदार हैं। और ऐसा इसलिए है कि असल में ये बच्चे दिल के साफ़ और बिल्कुल क्लियर बच्चे हैं। अब करतार सिंह एक एक करके इन तमाम स्पेशल बच्चों के बारे में बताना शुरू करता है। सबसे पहले वो करीम के बारे में बताते हैं। उसके बारे में वो बताते हैं कि वो पास के ही हॉस्टल में रहता है। बेशक वो अपने घर वालों से दूर है, लेकिन वो अपने तमाम कामों की ज़िम्मेदारियाँ खुद उठाता है। वो रोज़ सुबह 4 बजे उठता है और अपने तमाम काम करता है। उसके बाद वो होटल जाता है जहाँ पे वो बर्तन धोने का काम करता है। साथ ही साथ करीम को बाइक भी चलानी आती है, और बहुत अच्छे से वो बाइक चलाता है, यहाँ तक कि उसने आज तक कभी एक्सीडेंट भी नहीं किया है। अब करीम के आगे करतार पाजी गुड्डू के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इंसान गुड्डू को नहीं समझ पाते, पर जानवर गुड्डू को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। यहाँ तक कि गुड्डू भी जानवरों से बहुत प्यार करता है, और यही नहीं बल्कि वो जानवरों को संभालने का बहुत अच्छे से काम कर लेता है।
और जो जानवर कोई भी नहीं संभाल पाता उसको गुड्डू शांत कर देता है। अब ये बात जानकर गुलशन करतार पाजी से कहता है कि अच्छा, गुड्डू जानवरों के साथ रहता है जब भी उसमें से बदबू आती है। ये सुनकर करतार पाजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, गुड्डू के शरीर से इसलिए बदबू आती है क्योंकि वो नहाता नहीं है। हुआ कुछ इस तरह से था कि गुड्डू बचपन में एक नदी में गिर गया था और उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। बस उसके बाद से गुड्डू के दिल में पानी से खौफ बैठ गया था, इसलिए वो नहाता नहीं। और इसके बाद करतार सिंह गुलशन को सतबीर के बारे में बताते हैं। सतबीर एक वर्कशॉप में काम करता है। बेसिकली वर्कशॉप सतबीर के बाप का ही होता है, जिसमें वो बहुत अच्छे से काम करता है। बल्कि यही नहीं, यहाँ पे वर्कशॉप पे आने वाले बहुत सारे इंजीनियर्स वगैरह भी सतबीर से काम सीख कर जाते हैं, क्योंकि उसको ऑटो पार्ट्स का बहुत अच्छे से काम आता है और बहुत अच्छे से वो ये सब काम कर लेता है। और वो ये भी बताते हैं कि पूरा गैराज सतबीर खुद ही संभालता है। इसके बाद करतार सिंह शर्मा जी के बारे में बताते हैं। शर्मा जी की वालदा का ध्यान हो चुका होता है, इसलिए वो अपने चाचा और वालिद के साथ रहता है। शर्मा जी एक होटल में काम करते हैं, जहाँ पर होटल वालों ने एक स्कीम रखी होती है कि अगर जो भी शर्मा जी की बात को समझ लेगा, उनको कॉफ़ी के ऊपर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ ये जानते हैं कि शर्मा जी को जिस तरह से उनकी बात समझना मुश्किल होता है, इसीलिए इसको देखते हुए होटल वाले जो है वो इस तरह की स्कीम रखते हैं। इसके बाद करतार सिंह लोटस के बारे में बताते हैं। लोटस एक डाई फैक्ट्री में काम करता है और एक बहुत ही अच्छा वर्कर है। लोटस का मालिक डाई, जो भी डाई लीक हो जाती है या ख़राब हो जाती है, उसका डब्बा जो है वो लोटस को देता है और लोटस उसको अपने बालों में लगा लेता है। इसी वजह से लोटस जब भी आता है तो उसके बालों में अलग अलग किस्म का डाई लगी हुई होती है। इसके बाद करतार पाजी बताते हैं राजू के बारे में। राजू की एक अपनी नर्सरी होती है छोटी सी, जिसको वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा होता है, जिसमें वो अच्छे से पौधों से बातचीत भी करना जानता है और बहुत अच्छे से उनका ख्याल रख रहा होता है। इसके बाद करतार पाजी सुनील के बारे में बताते हैं। सुनील के बारे में ये बताते हैं कि सुनील एक बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन सुनील को हर वक्त एक न एक बीमारी का खौफ रहता है। कभी उसको लगता है कि उसको बुखार होने वाला है, कभी उसको लगता है कि उसको सर्दी लग रही है, कभी उसको लगता है कि उसके सर में दर्द है और कभी उसको लगता है वो बीमार हो गया है। सुनील हमेशा अपने सर पर एक हेलमेट पहन के रखता है। उसको ऐसा भी लगता है कि उसके सर पे कुछ गिर जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ सुनील में एक क्वालिटी भी होती है और वो क्वालिटी ये होती है कि वो कई घंटों तक मुसलसल आसमान पर देख सकता है और वो देखने की वजह से वो जहाज़ों को मॉनिटर कर लेता है। इसीलिए उसको हर जहाज़ की सही टाइमिंग पता होती है कि कौन सा जहाज़ कितने मिनट बाद उड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बाद गुलशन जब हरगोविंद के बारे में करतार सिंह से पूछता है, तो करतार पाजी गुलशन को बताते हैं कि उसने टीम छोड़ दी है। तो गुलशन उसकी टीम छोड़ने की वजह दरियाफ़्त करता है। तब करतार पाजी कुछ नहीं बताते। तब गुलशन ये जानना चाहता है कि आखिर हरगोविंद इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलता है और उसको टीम से निकलना पड़ा, आखिर इसकी क्या वजह है। तो करतार पाजी इसका जवाब नहीं देते और कहते हैं कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, आप इसको छोड़ें। और ये गुलशन भी उस बात को छोड़कर टीम के बाकी बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर देता है और वो सब अच्छे से बास्केटबॉल खेलना शुरू हो जाते हैं। तभी करतार पाजी गुलशन को बताते हैं कि उन्होंने हरगोविंद का एक अल्टरनेट निकाल लिया है जो कि उसकी जगह पर खेलेगा और वो प्लेयर आपको मैच वाले दिन ही मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि बास्केटबॉल के मैचेस शुरू हो जाते हैं और पहला मैच वहीं होता है जहाँ पर इन बच्चों की ट्रेनिंग कराई जाती है। और यहाँ हम ये जानते हैं कि हमारी वाली टीम का नाम होता है सितारे टीम। इसी तरह दूसरी सारी टीमों को भी नाम दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं मैच स्टार्ट होता है और सितारे टीम बहुत अच्छे से दूसरी टीम को हराकर ये मैच जीत लेती है। टीम की जीत देखकर पूरी टीम और गुलशन बहुत खुश होते हैं और करतार पाजी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो गुलशन ये कहता है कि अब हम सब सेलिब्रेट करेंगे और हम सब पानी में नहाएंगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि गुड्डू पानी से डरता है और इसीलिए वो नहाने से मना कर देता है। और यहाँ पर गुलशन एक प्लान लगाता है और गुड्डू के दिल से पानी का डर निकालने के लिए कोशिश करता है।
अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि पास में एक चूहा गुजरता है और पानी में गिर जाता है। चूहा पानी के टब में गिरता है और थोड़ी देर तक वो कोशिश करता रहता है, तैरता रहता है। तो इसी दौरान गुलशन को ये आइडिया आता है और वो गुड्डू को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें इस चूहे की जान बचानी है, नहीं तो ये डूब के मर जाएगा। तो गुड्डू ना चाहते हुए भी उस चूहे को बचाने के लिए उस टब में कूद जाता है और वो उस चूहे की जान बचाकर उसे बाहर निकाल लेता है। उसके बाद चूहा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सब लोग उसको कहते हैं कि गुड्डू ने पानी के डर को ख़त्म कर दिया है। और गुड्डू भी ये देखता है कि उस टाइम पानी के अंदर है और वो डूब के मरा नहीं है। और ये देखकर गुड्डू को काफ़ी अच्छा लगता है और वो अच्छे से उस टब में नहाने लगता है। इसके बाद आती है बारी अगले मैच की, जो कि सीधा चंडीगढ़ में होता है। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले यहाँ एक दिक्कत हो जाती है कि वो दिक्कत ये होती है कि टीम का प्लेयर करीम, जो कि एक होटल में बर्तन धोता है, उसका मालिक उसको उस दिन छुट्टी नहीं दे रहा होता। तो करतार पाजी एक अल्टरनेट का बंदोबस्त करते हैं और उसका नाम होता है गोलू खान। दरअसल ये गोलू खान एक लड़की होती है और दरअसल ये लड़की गोलू बहुत गुस्से वाली होती है, लेकिन एक्चुअल में इसका दिमाग काफ़ी तेज़ होता है, इसीलिए टीम में आसानी से घुल मिल जाती है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि टीम के तमाम प्लेयर्स गोलू को पहले से जानते हैं, क्योंकि वो एक साथ पहले मिल चुके होते हैं और उसके साथ पहले गेम खेल चुके हैं। मैच शुरू होता है और मैच शुरू होने के साथ ही सामने वाली टीम वैसे तो इतनी कोई ख़ास नहीं खेलती, लेकिन उनका एक खिलाड़ी पेड्रो, जो कि अच्छा खेलता है, और वो एक साथ बहुत सारे गोल करना शुरू हो जाता है और जिसको देखकर गुलशन को लगता है कि उनकी टीम ये मैच हार जाएगी। तभी गोलू गुलशन के पास आती है और कहती है कि मैं इस मैच को जो है वो जिता सकती हूँ। तो गुलशन उसको ये परमिशन देता है और वो जाकर सीधा पेड्रो के प्राइवेट पार्ट पे लात मार देती है और वो ये मैच जीत जाते हैं। हालांकि मैच में ये फॉल तो होता है, लेकिन ओवरऑल वो ये मैच जीत जाते हैं। फिर ये लोग बस के अंदर बैठकर वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे और भी लोग बैठे होते हैं और वो इन बच्चों को देख के अच्छा नहीं समझ रहे होते, क्योंकि ये बच्चे बाकी दुनिया के लिए तो एबनॉर्मल ही कहलाते, लेकिन साथ ही बच्चे बबल गम से खेल रहे होते हैं, जो कि ड्राइवर के चिपक जाती है। ये देखकर बस ड्राइवर भी बस रोकता है और उनके पास आकर इन सारे बच्चों को पागल कहने लगता है। और ये बात सुनकर गोलू को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्राइवर के भी प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर देती है। ये हरकत देखकर बस के सारे लोग भी इन बच्चों के अगेंस्ट हो जाते हैं और गुलशन को भी बुरा भला कहकर इन सबको बस से बाहर उतार देते हैं। जिसके बाद गुलशन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ट्रक और टेम्पो वालों से लिफ्ट लेकर किसी भी तरह बच्चों को एकेडमी वापस लेकर आता है। वापस आने के बाद गुलशन इन बच्चों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि सोचता है कि इन बच्चों को प्राइवेट व्हीकल्स में नहीं ले जाया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो इन बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और इससे दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ये सोच रहा होता है और यही सोचते सोचते वो अपनी बेगम के पास जाता है, सुनीता जिसका नाम होता है। वो सुनीता से डिस्कस करता है। गुलशन अपनी बीवी से हेल्प मांगता है इन बच्चों के लिए, तो सुनीता इन बच्चों की हेल्प करने के लिए मान जाती है और एक बस का इंतज़ाम करती है इन बच्चों के लिए। और इसके बाद जहाँ जहाँ इन बच्चों के मैच होते हैं वहाँ सुनीता भी इनके साथ जाती है। सुनीता और करतार पाजी बारी बारी करके इस बस को ड्राइव करते हैं और इसके बाद बारी बारी करके ये सितारे टीम सारे मैचेस एक एक करके जीतने लग जाती है और जीतते जीतते वो लोग सीधा सेमीफाइनल में आ जाते हैं। और अपनी टीम को जीतता हुआ देखकर गुलशन को बहुत ही खुशी होती है और गुलशन को खुश देखकर उसकी वाइफ सुनीता को बहुत खुशी होती है। और ये देखकर सुनीता गुलशन से फिर से बात करती है और उससे कहती है कि क्यों ना हमें भी अपना बच्चा कर लेना चाहिए। और गुलशन इस बात को सुनकर एक बार फिर से चिढ़ जाता है और वो उससे कहता है कि हमारी एज बहुत हो गई, अगर हम बच्चा करेंगे तो कहीं हमारा बच्चा भी इसी तरह मेंटली डिसेबल ना हो और मुझे इस तरह का डिसेबल बच्चा नहीं चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि ये बात सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। ये सारी बात सुनील सुन रहा होता है। सुनीता के जाने के बाद सुनील गुलशन के पास आता है और कहता है कि सर आपने बिल्कुल सही करा, हम जैसे बच्चों के साथ यही होना चाहिए। अगर मेरा भी बच्चा होता तो मैं भी इसको ऐसा नहीं चाहता। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे बच्चे के जो पिता हों वो बिल्कुल आपके जैसे हों। और ये बात सुनकर सुनील की ये बात सुनकर गुलशन के दिल पर ये बात जाके लगती है। अब वो समझ जाता है कि उसे इन बच्चों से भागने की नहीं, बल्कि इन बच्चों के साथ दिल लगाने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि गुलशन इन सारे बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझने लगता है और हर बच्चे की प्रॉपर केयर भी करने लगता है।
यहाँ तक कि गुलशन उनके बहुत ही छोटे छोटे काम तक करने लग जाता है। लाइक उनके लेसिस खुले होते हैं तो वो भी बांध देता है, और अगर किसी के बाल ख़राब होते हैं तो वो भी ठीक करने लग जाता है। इस तरह कहो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाता है। और उसके बाद ही उनका अगले दिन सेमीफाइनल मैच होता है। अब मैच वाले दिन वो जज भी आती है जिसने गुलशन को सज़ा दी होती है, और गुलशन का वो सीनियर कोच भी आता है जिसको गुलशन ने मुक्का मारा होता है। जहाँ पर ये सब देखते हैं कि गुलशन ने अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी है। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सितारे टीम सेमीफाइनल मैच भी जीत जाती है और अब टीम जाती है फाइनल्स के अंदर। अब फाइनल्स में गुलशन ये देखता है कि उनका मुकाबला बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम से है, और ऐसी टीम को हराने के लिए गुलशन को लगता है कि उसको हर गोविंद जैसा बंदा चाहिए। अब फिर दोबारा से उसको हर गोविंद को टीम में लाने के लिए ये बात जानना ज़रूरी होती है कि आखिरकार उसने टीम को क्यों छोड़ा। ये बात जानने के लिए गुलशन सीधा उसके घर जाता है। वो हर गोविंद के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह थी जो तुमने टीम छोड़ दी। तो हर गोविंद उसको बताता है कि मैं भी डिसेबल टीम का कैप्टन हुआ करता था, और मैं हर फाइनल मैच में चला जाता था और हर फाइनल मैच जीतने भी लगता था। एक दफ़ा मैं फाइनल मैच जीतने लगा था तो मुझे पता चला कि हमारी टीम के अंदर 2 ऐसे नॉर्मल बच्चे खिलाए गए जो बिल्कुल भी डिसेबल नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ मैच जीतने के लिए। जो कि मैनेजमेंट को बाद में पता चला तो उन्होंने हमसे हमारी ट्रॉफ़ी भी वापस ले ली और हमारी रिस्पेक्ट भी वापस ले ली। इसी वजह से मुझे और किसी भी कोच पे अब भरोसा नहीं रहा। इनफैक्ट मुझे अब आप पर भी भरोसा नहीं है। ये सारी बात गोविंद गुलशन से कहता है। गुलशन को इसकी बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि गुलशन उसकी माँ को और उसको यकीन दिलाता है कि वो दूसरे कोच की तरह नहीं है और वो ऐसा नहीं करेगा। और ये सारी बात होने के बाद वो उसकी माँ को यकीन दिलाता है और गोविंद उसके साथ खेलने के लिए राज़ी हो जाता है। जिसके बाद गुलशन फाइनल्स के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो करतार सिंह से मिलता है, और करतार पाजी गुलशन को कहते हैं कि हम ये मैच नहीं खेल पाएंगे। तब हैरानी से गुलशन करतार पाजी से पूछता है कि आखिर क्यों। तो करतार पाजी बोलते हैं कि मैच जो है वो मुंबई में है और हमारे पास जो फ़ंड्स आए थे वो फ़ंड्स सब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इनको वहाँ ले जा नहीं सकते। दरअसल बात यह है कि करतार पाजी नहीं समझते थे कि हमारी टीम जो है वो फाइनल में पहुँचेगी, लेकिन गुलशन ने टीम को इतना अच्छे से जिताया और इतना अच्छे से ट्रेन करवाया कि वो फाइनल में पहुँच गए, जो कि करतार पाजी नहीं समझ रहे थे। और इसलिए उन्होंने सारा पैसा जो है वो फाइनल से पहले के मैचेस में लगा दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारी टीम तो फाइनल में जा ही नहीं सकती, जिसकी वजह से उनके पास बहुत कम फ़ंड बचा है और अब वो इतने फ़ंड में तो वो सिर्फ ट्रेन में ही जा सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि दिल्ली से मुंबई जाने में 2 दिन का टाइम लगता है और 2 दिन ये बच्चे ट्रेन में कैसे सर्वाइव करेंगे, और इसीलिए ये बच्चे फ़ाइनल नहीं खेल पाएंगे। और जब ये बात टीम के बच्चों को पता चलती है तो सबके सब उदास हो जाते हैं। तब गुलशन ये सोचता है कि उसने इस टीम पर बहुत मेहनत करी है और किसी भी हालत में वो इस टीम को फाइनल मैच खिला के रहेगा। तब गुलशन ये सोचता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ अपना प्लान शेयर करता है। वो ये कहता है कि हम करीम के मालिक के पास जाएंगे, और वो सुनीता से कहता है कि वो पुलिस की वर्दी पहने और वो करीम के मालिक के पास जाए और उसको वो लोग डराएंगे कि वो अत्याचार करते हैं करीम पर, और उसको जेल में डालने की धमकी देंगे, जिसके डर से वो करीम को भी मुंबई ले जाएंगे आराम से और उससे पैसे भी लेंगे टीम को ले जाने के लिए। प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही वो लोग करते हैं। वो जाकर करीम के मालिक पर दबाव डालते हैं कि वो करीम पर जो है वो बेजा सख्ती करता है और इस वजह से उसको जेल में डाला जा रहा है। तो वो डर के मारे तमाम चीज़ें उनकी मान लेता है, उन बच्चों के तमाम होटल के टिकट्स और उनकी फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक करा देता है, और इस तरह से वो मुंबई मैच खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब होटल में रूम जो है वो 7वें फ्लोर पे बुक होता है, और दिक्कत ये होती है कि गुलशन को बचपन में लिफ्ट में बंद होने की वजह से उससे फ़ोबिया हो जाता है और वो लिफ्ट में जाने से मना करता है। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि तमाम बच्चे गुलशन को ज़बरदस्ती लिफ्ट में घुसेड़ देते हैं और वो सब लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। इस तरह से गुलशन का बचपन का ये ख़ौफ भी ख़त्म हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट स्टेडियम में मैच के दौरान सब बच्चे, सब टीम और
गुलशन वगैरह मौजूद होते हैं और ये देखते हैं कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी कद में बहुत लंबे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बास्केटबॉल में लंबे कद वालों को बहुत बेनिफिट मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि सामने वाली टीम आहिस्ता आहिस्ता करके सितारे टीम पे भारी होने लगती है, क्योंकि वो सारे टीम के सारे लोग जो है वो हाइट में लंबे होते हैं और सितारे टीम जो है वो कद में छोटी होती है। अब इस तरह हारते हुए देखकर गुलशन अपनी टीम को बुलाता है और उनके साथ मीटिंग करता है और उनको समझाता है कि अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। और वो स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो उनको समझाता है कि ये सब लंबे कद वाले हैं, अगर इनको ऊपर से पास दिया जाएगा तो ये बॉल को अपने हाथ में ले लेंगे, तो इसलिए इनको टांगों के नीचे से बॉल को पास करना होगा। तो ये स्ट्रेटेजी इनकी काम कर जाती है और इस तरह सितारे टीम गोल्स करने लग जाती है। और गोल्स करते करते सामने वाली टीम का स्कोर 30 हो जाता है और सितारे टीम का स्कोर 29। और अब मैच को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 20 सेकंड ही रह जाते हैं। तब गुलशन टीम से कहता है कि तुम लोग 20 सेकंड में भी गोल कर सकते हो। तभी हम ये देखते हैं कि बॉल जो है वो करीम के पास जाती है और करीम बास्केटबॉल पे बॉल डाल सकता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ ये देखते हैं कि करीम की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से वो बॉल को सीधे होके नहीं डाल सकता था, बल्कि उल्टे होके डाल सकता था, जिसकी वजह से बॉल बास्केट में नहीं जाती और बास्केट के बाहर गिर जाती है और हम ये मैच हार जाते हैं। ये देखकर गुलशन का मुंह नीचे झुक जाता है और वो सैड हो जाता है। पर तभी अचानक सामने वाली टीम और गुलशन की अपनी टीम बहुत खुश होने लगती है और एंजॉय करने लगती है। तब गुलशन देखता है और हैरान हो जाता है और उसकी बीवी उसके पास आती है और वो अपनी बीवी से कहता है कि यार मुझे ये लगता था कि मैं इनका कोच हूँ, लेकिन मुझे तो अंदाज़ा हुआ कि मैंने इनको नहीं, इन्होंने उल्टा मुझे सिखाया है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़हीन, बहुत समझदार हैं। असल जीने का मकसद और मतलब और असल खुशियाँ एंजॉय करना तो ये लोग ही हमें सिखा रहे हैं। मैं तो एकदम बेवकूफ़ था, जो मेरे पास नहीं था मुझे उसकी भी कदर नहीं थी, और जो मेरे पास है उसने मुझे सब कुछ सिखा दिया। इसके बाद उसकी 3 महीने की सज़ा भी ख़त्म हो जाती है और उसका सीनियर कोच उसको फ़ोन करता है और कहता है कि तुम आदमी तो एक नंबर के सुअर हो, लेकिन कोच बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं 1 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, तो तुम मेरी जगह पर मेरी टीम को कोच करो। और वो इस बात के लिए गुलशन मान भी जाता है और उसकी सज़ा भी ख़त्म हो चुकी होती है। और फिर वो उसकी टीम के बच्चे उसके लिए एक सेलिब्रेशन रखते हैं जिसमें वो खूब एंजॉय करते हैं। तभी गुलशन बहुत इमोशनल हो जाता है और उन सबको गले लगाता है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी तारे सितारे ज़मीं पर। आप लोगों को ये कैसी लगी? आप लोग अपनी पसंद नापसंद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।